क्या कोई बाकी कुछ साइंटिफिकली ऐसी कोई प्रूवन चीज है कि हमारी बॉडी या माइंड को रीड किया जा सकता है? वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हर क्लाइंट के इलाज करने का या ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है? उसको हम जो है माइंडफुल एक्सरसाइजेस वो प्रिस्क्राइब करते हैं, या उनको उनके साथ हम उनकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उनकी टेक्निक्स बताते हैं कि आप कैसे उन चीज़ों से निकल जाती है कि बचपन में कोई वाकया हो गया, उसके बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं, खासतौर पे जो हमारे बच्चे हैं उन पे खासकर। तो क्या ऐसा होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ वो जो असरात हैं वो किसी हद तक कम हो जाते हैं? हमारे एक चीज पाई जाती है कि ठीक है ये तो बच्चा था, बचपन में आप भूल जाएगा बाद में, ठीक है कि ऐसा नहीं होता। कुछ माजी की तल्ख हकीकतें ज़हनी दबाव का वजह बनती हैं। तो क्या ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको दवाई देते हैं, मतलब क्या करते हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? और ये एक ही दिन में या एक ही सेशन के अंदर नहीं होता। ये भी एक बड़ी मिथ पाई जाती है हमारे यहाँ कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो बस दवाई दे के फौरन मुझे इलाज एक टाइम ठीक कर देगा, एक टाइम ठीक कर देगा। देखिए एक चीज ने डेवलप होते हुए टाइम लिया है, तो अल्टीमेटली जब वो उस चीज आपसे खत्म करनी है या आपने उस चीज को निकालना है, वो टाइम लगेगा। ये ग्रेजुअली हम एक चीज को लेके चल रहे हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस। जी, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। हम यकदम उन चीज को ठीक, उसमें बहुत सारे एक हिडन किस्म के सिग्नल्स होते हैं, इशारे होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो साइकोलॉजिकली क्या वो इशारे हमें देखने चाहिए? वो इशारे किस तरह के होते हैं? अगर वो इस तरह के सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं हमारे बिहेवियर से या किसी के बिहेवियर से, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार क्या है, और उसको फिर डायग्नोज कैसे किया जाए या उस पर इम्प्लीमेंटेशन आप उसको समझें। और इवन के बॉसेस की तरफ से भी एक प्रेशर आ रहा होता है कि यार तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, यू आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर द एक्सपेक्टेशन। और उस इंडिविजुअल का बड़ा एक विल भी होता है कि यार मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ बट मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेजबान मोहम्मद हारिस शबीर, टॉक विद हारिस में। आज हमारे साथ जो मेहमान खसूसी मौजूद हैं वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उनका नाम अली हैदर खोरी साहब हैं और उनका ताल्लुक माहिर नफ्सियात के डिपार्टमेंट से है, और उसमें हमें मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज हैं उसके हवाले से वो हमें आगाह करेंगे। और ख़ासकर आजकल के जो माहौल है, आजकल के जो मामलात हैं साइकोलॉजिकल, जो लोग दिल में रखते हैं बातें लेकिन वो बयान नहीं कर पाते, अक्सर सवालात ऐसे हैं जिन पर हम उनके जवाबात भी हासिल नहीं कर पाते माशरे में एक स्टिग्मा की वजह से। तो मैं किसी बगैर किसी डिले के मैं अली हैदर खोरी साहब से, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एजुकेशनिस्ट से भी है, बैकग्राउंड से भी है, और उन्होंने साइकोलॉजिकल और क्लिनिकल हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपने मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट किया। देखें, हमारे जैसे आपने अभी बात की कि हमारे यहाँ जो मसाइल हैं ज़िंदगी के अंदर जहाँ हम रह रहे हैं, हमें बहुत से ज़हनी मसाइल सामने आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं ज़हनी मसाइल को देखते हुए मैं खुद थोड़ा सा क्यूरियस था। जैसे बचपन में होते हैं कि आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द के माहौल जो कि टॉक्सिक माहौल होता है, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ डिप्रेशन के अंदर लोग नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्यूरियस होते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या है। मतलब आप बाकी बीमारियां तो आपके सामने नज़र आती हैं, किसी को दिल की तकलीफ है, किसी को हार्ट डिजीज है किसी को, ठीक है, और किसी को आप कह दें कि आइज में पेन है या कोई और भी इसके रिलेटेड जो हमारे फिजिकल मसाइल हैं वो तो हमारे सामने नज़र आते हैं। लेकिन जो हमारे मेंटल मसाइल हैं, जो हमारी जहनी सेहत है, वो हमारे जो है पस पर्दा उस पर कोई नज़र नहीं डाल रहा होता। तो इसको देखते हुए मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर मैंने जो है वो साइकोलॉजी का जो फील्ड है उसको चूज़ की, तो उसके अंदर मैंने मेरा मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने फिर तकरीबन 5 साल से, पिछले 5 साल से मैं इसमें एक्सपर्टीज ले रहा हूँ, और साथ साथ मैं जो है वो एज अ एजुकेशनिस्ट भी जो है अपने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो पढ़ा रहा हूँ। अली हैदर खोरी साहब, जैसे कि आपने अपने एक पूरी एक जर्नी का तज़किरा किया, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो साइकार्टिस्ट और एक होता है साइकोलॉजिस्ट, इनमें फ़र्क क्या होता है? हम बड़े कंफ्यूज होते हैं एज अ कॉमन मैन कि भाई ये दोनों चीज़ें सेम है या अलग अलग है। इस पर ज़रा आप हमें गाइड करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, आमतौर पर जो हमें नज़र आता है, मतलब मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो सोसाइटी के अंदर जो है वो पाया जाता है, वो कहते हैं कि जी आप इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं।
लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि जो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने ऑनरशिप ली, उसमें अवेयरनेस साइकोलॉजी के रिलेटेड या मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो आवाम तक पहुंचाई जाए, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये शोबा इख्तियार किया, और जब उस शोबे के अंदर आया तो मुझे भी ये क्यूरियोसिटी होती थी और मुझे भी एक मिथ सामने आती थी। तो उसमें पता चला कि साइकेट्रिस्ट वो लोग होते हैं जो प्रॉपर एमबीबीएस करते हैं, ठीक है, एमबीबीएस की डिग्री करते हैं, उसके बाद एफसीपीएस करके स्पेशलाइजेशन के अंदर अपना जो साइकोलॉजी है उसको चूज करते हैं और वो एज अ डॉक्टर होते हैं, ठीक है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड, मतलब 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन लेते हैं, और उसके बाद जो है वो एडवांस जो है डिप्लोमाज क्लिनिकल सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं और फिर फील्ड के अंदर काम करते हैं। लेकिन जो जरूरी चीज है यहाँ पर कि डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस मेजरली डिफरेंस है वो ये है कि जो साइकेट्रिस्ट है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है, साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन दे सकता है, ठीक है, जिनको हम दवाई देना कहते हैं, डॉक्टर। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो ऑथोराइज नहीं है कोई भी मेडिसिन देने के लिए। अगर हमारे यहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन दे रहा है तो वो एक अनएथिकल जो है वो एक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं उसे करना चाहिए। तो ये एक जो है वो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। ठीक है। मुझे आप ज़रा गाइड करेंगे कि हम कहते हैं ना कि यार वो साइकोलॉजिस्ट है, वो एक साइकार्टिस्ट है, तो वो क्या करता है कि आपकी बॉडी को लैंग्वेज को रीड कर सकता है, आपके दिमाग को पढ़ सकता है। क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? मतलब हमें लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट या साइकार्टिस्ट जो है वो भाई कोई सुपरमैन है, वो सब कुछ, मतलब ये क्या कोई बाकी कुछ साइंटिफिकली ऐसी कोई प्रूवन चीज है कि हमारी बॉडी या माइंड को रीड किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक मिथ पाई जाती है हमारे में, हम तो इसे मिथ कहते हैं। जब तक मैं साइकोलॉजी की फील्ड में नहीं आया था तो तब तक मैं भी यही समझता था शायद माहिरीन नफ्सियात देख के मुझे बता देंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते आपको देख के। हाँ, क्लूज जरूर निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी टोन हम जज करेंगे, हम आपका बिहेवियर देख सकते हैं कि आपका जो इंप्रेशन है वो कैसा आ रहा है, आपकी गेस्चर्स कैसे आ रही हैं, जस्ट दैट्स इट। लेकिन इसके बिहाफ पे मैं आपको ये जज नहीं कर सकता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर अक्सर मुझे लोग मिलते हैं, जब उनको मैं अपना तारुफ बताता हूँ कि मैं माहिर नफ्सियात हूँ, या उनको किसी से पता चलता है कि ये साइकोलॉजिस्ट है, तो मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए प्रॉपर तरीकेकार हैं। तो उसके लिए हम प्रॉपर हमारे डायग्नोस्टिक है, हम उसको डायग्नोस करते हैं, और प्रॉपर हम जो है वो अपने कह लें उसको हमारे प्रॉपर फॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप कुछ हमारे पास था कि हमारे पास जो हम जज करते हैं बेसिकली हम साइकोमेट्रिक एनालिसिस, मुख्तलिफ टेस्ट हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के ऊपर हमारे टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट हैं, ठीक है। तो इन टेस्ट के बिहार पर हम देखते हैं कि जो पर्सन है इसकी क्या पर्सनैलिटी है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी एक मशहूर पर्सनैलिटी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट है, ठीक है। वो आपके 16 फैक्टर्स के ऊपर जो है वो पर्सनैलिटी जज करती है, बिग 5 पर्सनैलिटी फैक्टर। तो मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं जो कि सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, और जो कि हमारे जो फील्ड है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, और इनका इस्तेमाल करते हुए हम किसी की पर्सनैलिटी जो है वो जज कर सकते हैं। इसी तरह ये बॉडी लैंग्वेज का जिस तरह आपने बताया, तो ये बॉडी लैंग्वेज कितनी हकीकत बताती है? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप कैसे इस चीज को गेज करते हैं? ठीक है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो है मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हर वक्त आप में सिर्फ आपके अल्फाज ही मायने रखते हैं, जब भी आपने बोलना है तो वो मायने रखता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं, जैसे पता चलता है कि जो 55% है हमारा, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो 55% नॉन वर्बल के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी जो 45 है वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमारी टोन क्या है, या हमारे हम कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक अलग चीज है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही बनानी है या सिर्फ बॉडी के साथ ही जज करना है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम बॉडी को ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसका सिग्निफिकेंस भी देखनी है कि इसके साथ इसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है रहा है, ठीक है। और इसके जो जो ट्रेड्स हैं वो क्या है, ट्रेड्स फाइंड करने के लिए हम प्रॉपर उसकी टेस्टिंग करते हैं। देन फिर हम उसको जज करते हैं क्या उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है। बाकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल मायने रखता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 55% जो है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और 45 जो है वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन है।
ठीक हो गया। अब जैसा कि आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते होंगे और उन क्लाइंट्स के डिफरेंट मसाइल होते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हर क्लाइंट के इलाज करने का या ट्रीटमेंट का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता जी, जी, ठीक है। देखिए मुख्तलिफ क्लाइंट्स का मतलब इसके अंदर हम ऐसा ये रूल अप्लाई नहीं होता कि ऑल साइज़ फिट्स इन वन वाला जो हमारा रूल है कि तमाम के लिए हम एक ही दवाई या एक ही थेरेपी या एक ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मिसाल के तौर पर दो क्लाइंट आते हैं हमारे पास डिप्रेशन के साथ। एक को हम सजेस्ट करते हैं या एक के साथ हम करते हैं कि हम जस्ट उनको उनका जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है उनके अंदर उनको गाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरा क्लाइंट है वो एक प्रॉपर उसके अंदर जो है वो हमें थेरेपी के साथ सीबीटी के साथ उसको लेके चलना पड़ेगा और उसके साथ फिर हम उसको हल करेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक असूल हो या एक रूल हो, ऐसा नहीं है। हम सबको उसकी नीड्स, उसके पर्सपेक्टिव, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है या उसकी जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उसको सामने रखते हुए उसके लिए जो है वो थेरेपी प्लान करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सबको ही थेरेपीज़ की जाती हैं, कुछ को हम जो है माइंडफुल एक्सरसाइज़ेज़ वो प्रिस्क्राइब करते हैं या उनको उनके साथ हम उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज़ेज़ करवाते हैं, उनको टेक्निक्स बताते हैं कि आप कैसे उन चीज़ों से निकल सकते हैं। है? बहुत शुक्रिया रियदर साहब। अब मुझे ज़रा एक एक हमारी सोसाइटी में एक बात पाई जाती है कि बचपन में कोई वाक़या हो गया, उसके बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे हैं, उन पे ख़ासकर। तो क्या ऐसा होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ-साथ वो जो असरात हैं वो किसी हद तक कम हो जाते हैं क्योंकि एज ज़्यादा होगी है, शायद वो भूल गया होगा उस पर्टिकुलर मेमोरी को। आपको पता है हमारे घरेलू मसाइल भी ऐसे होते हैं या कुछ स्कूल में कुछ ऐसा हो गया या कुछ इवेंट ऐसा हो गया कि वो उसके माइंड में नक्श कर गया। तो क्या विद पैसेज ऑफ टाइम एंड एज वो चीज़ें कम हो जाती हैं? ठीक है, गुड क्वेश्चन। ये ज़रूरी भी है। देखिए आजकल की जो पेरेंटिंग के हवाले से ये उसके लिए बहुत ज़रूरी लगता है। हमारे यहाँ एक चीज़ पाई जाती है, इसके थोड़ा-सा हट के या इसके साथ ही मैं बोलूँगा एक चीज़। हमारे यहाँ एक चीज़ पाई जाती है कि ठीक है, ये तो बच्चा था, बचपन में आप भूल जाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी की जो साइंस है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आप उठा के देख लें, उसके अंदर मुख्तलिफ हवाले से रिसर्चेज़ हुई हैं, ठीक है। उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि वो बच्चे जिनको शुरू में अब्यूज़िव पेरेंटिंग की वजह से मिसाइल का शिकार होना पड़ा, ठीक है, और उनको पब्लिक के अंदर जो है उनकी इंसल्ट की गई या वो बच्चे जिनको अग्रेसिव नोट के अंदर रखा गया, अग्रेसिव पेरेंटिंग की गई उनके साथ, ठीक है, तो वो बच्चे 2% और 3% उनमें ज्यादा चांसेस होता है कि उनके अंदर बाद में एग्रेसिव एपिसोड उनमें ज्यादा होंगे, ठीक है। उनके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग में जाने से डरेंगे, ठीक है, और वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पैक्ट करता है कि आपका जो बचपन है, बचपन अगर आपका अच्छा गुजरा है, आपकी पेरेंटिंग अच्छी हुई है, आप एक अच्छे माहौल के अंदर जी रहे हैं, अच्छे माहौल के अंदर आपकी ग्रूमिंग हुई है, तो आप अल्टीमेटली जो बैकएंड पे जब आप ग्रोन अप होंगे तो आप एक अच्छा रिजल्ट सोसाइटी को देंगे। लेकिन एट द एंड जब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है कि आप जो है सख्ती के साथ बाकी जो इंसल्ट करते हैं बच्चे को या आप जो है वो एक डिसरिस्पेक्टफुल वे के तहत जो है बच्चे को ट्रीट करते हैं, इसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चा जो है वो अग्रेसिव ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर एडीएचडी के जो सिम्टम्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो बाद में जाके हम ये कह सकते हैं बाद में जो उसके मसाइल हैं, उसकी पर्सनल ग्रूमिंग के मसाइल हैं या जो रिलेशनशिप के उसकी मिसाल के तौर इस तरह के केसेस भी हमारे सामने आए हैं कि जो डाइवोर्स के जो केसेस हैं, उन डाइवोर्स केसेस के अंदर कुछ ज्यादातर इस तरह के केसेस भी हैं कि वो रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बचपन के अंदर उनके अंदर जो आपस में रहना है, रिलेशनशिप के अंदर रहना है, रवैये का इख्तियार करना है, वो टूट फूट का शिकार होते हैं। वो नहीं समझते कि हमने अपने रवैये कैसे बनाने हैं, हमने किसी और के साथ कैसे मिल के चलना है, क्योंकि बचपन के अंदर उनके साथ ऐसा ट्रीट किया गया है कि वो नफरत हो गई है उन्हें मिल के बैठने से, उनके अपने खानदान के साथ बैठने से, ठीक है, किसी और के साथ बैठ के चलने से उन्हें नफरत होगी। जब बाद में जो वो एक अपनी सोशल लाइफ के अंदर आते हैं तो वो उन चीज का इम्पैक्ट उनके जहन में होता है, नक्श उनके जहन में होता है, उसकी वजह से उनको अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर मुश्किल पेश होती हैं। अब जिस तरह आपने बताया कि कुछ माजी की तल्ख हकीकतें ज़हनी दबाव का वजह बनती हैं, तो क्या ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको दवाई देते हैं, मतलब क्या करते हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट? ठीक है,
देखिए, दवाई तो मैंने आपको पहले बताया कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही हम देते हैं। हम जो है वो बेसिकली असेसमेंट करते हैं कि आया कि ये जो हमारे सामने बिहेवियर डेवलप हुआ है, ठीक है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज है, ठीक है, अब ये हमारे यहाँ बड़े कॉमन है, ठीक है। इनके अंदर ज्यादातर आप जो है बचपन के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं, आपको ग्रो नहीं मिल रहा होता बचपन के अंदर, आपकी ग्रूमिंग इस तरह की होती है कि अल्टीमेटली बाद में वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज बन गए। हमारे पास जो मुख्तलिफ केसेस आए हैं उनके अंदर हम मतलब डायरेक्ट प्रिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी पूरी असेसमेंट करते हैं, ठीक है, हम उनकी हिस्ट्री निकालते हैं। और ये एक ही दिन में या एक ही सेशन के अंदर नहीं होता, ये भी एक बड़ी मिथ पाई जाती है हमारे यहाँ कि जी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो बस दवाई दे के फौरन मुझे इलाज एक कर टाइम ठीक देंगे, कर देगा। एक टाइम ठीक कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे भी बिल्कुल सेशंस होते हैं, हम कहते हैं हम्म, लॉन्ग टर्म हमने एक चीज को लेकर हम्म, देखिए, एक चीज ने डेवलप होते हुए टाइम लिया है, तो अल्टीमेटली जब वो उस चीज आपसे खत्म करनी है या आपने उस चीज को निकालना टाइम है तो लगेगा। तो वो टाइम लेगा, ठीक है। हाँ। तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, तो वीकली सेशंस हम उसको जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और उनके साथ हम वीकली सेशंस जो है वो करते हैं, ठीक है। उन सेशंस के अंदर हम मिसाल के तौर पर हम शुरू में रिसर्च लेते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उन हिस्ट्री के बिहाफ पर हम उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के साथ उनको एक्सरसाइज थेरेपीज बताते हैं, उनके एक्सरसाइज टेक्निक्स हैं वो बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मिसाल ये ग्रेजुअली हम एक चीज को लेके चल एक रहे हैं। ग्रेजुअल प्रोसेस। जी, दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। ठीक है। हम यकदम उन चीज को ठीक नहीं करेंगे। ठीक। बाकी जो हिस्ट्री के रिलेटेड आपने बात की कि जो बचपन के जो चीजें हैं तो हम उनको ग्रेजुअली लेके चलते हैं। ठीक है। ऐसी चीजें जिनके साथ उन्होंने एसोसिएट किया होता है उनको ठीक। हम डिस एसोसिएट करते हैं। ठीक है। अब एक और चीज भी है कि हम बहुत सारी चीजें इस सोसाइटी के अंदर, ख़ुसूसन पाकिस्तान में रहते हुए, हमारे रोजमर्रा के मामलात होते हैं, उसमें बहुत सारे एक हिडन किस्म के सिग्नल्स होते हैं, इशारे होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो साइकोलॉजिकली क्या वो इशारे हमें देखने चाहिए? वो इशारे किस तरह के होते हैं? अगर वो इस तरह के सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं हमारे बिहेवियर से या किसी के बिहेवियर से, तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार क्या है और उसको फिर डायग्नोज कैसे किया जाए, या उस पर इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन क्या होनी चाहिए? अगर मैं बीइंग अ फैमिली मेंबर मैं अगर देखता हूँ या अपने आस पास किसी को देखता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और ये ज़रूरी भी है। देखिए आजकल की जो अवेयरनेस है उसके लिए जिसकी हम कैंपेन जिसका हम मोटिव लेके हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से कि 24 मिलियन जो लोग हैं, वो ज़हनी मसाइल के शिकार हैं, ठीक है? लेकिन वो उन ज़हनी मसाइल की तरफ नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो उसको लेते ही नहीं हैं। उसको एक मसला ही कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है? उसको वो कहते हैं कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनिशियल लेवल पर वो सिम्पटम्स, वो साइंस समझें, जिसकी वजह से आप एनालिसिस कर पाएँ कि क्या ये मैं बाद में जाकर कहीं ज़हनी मसाइल का शिकार तो नहीं हो जाऊँगा? उनमें मिसाल के तौर पर आप हर वक़्त अपने आप को थका-थका महसूस करते हैं। कोई भी काम करना या लेज़ीनेस फ़ील करना, थका-थका महसूस होना, डमनेस होना। खासतौर पे वर्क इन्वायरमेंट में तो बहुत ज्यादा होता है। जी, 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 वर्कहोलिक मतलब एक अलग वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, ठीक है? ऐसा ही है। कोई भी टास्क परफ़ॉर्म करने का आपके अंदर विल पावर ही नहीं आ रही, ठीक है? तो ये एक बहुत मेजरली साइन और बड़ा जो है ज़रूरी साइन है कि आप इसको समझें। और इवन कि बॉसेस की तरफ से भी एक प्रेशर आ रहा होता है कि यार तुम परफॉर्म नहीं कर रहे, हुँ, यू हुँ, आर हुँ, नॉट हुँ। परफॉर्मिंग एज पर द एक्सपेक्टेशन। और जी। उस इंडिविजुअल का बड़ा एक विल भी होता है कि यार मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ बट मेरी बॉडी मेरा साथ ही दे रही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही है। तो ये जो हमारी है मिसाल हर वक़्त अपने आप को थका-थका महसूस करना, अपने बोझ कंधों पे आपको फ़ील हो रहा है, बोझ फ़ील हो रहा है, आपने कोई भी काम करा उसमें दिल नहीं लग रहा आपका, ठीक है? अब ये इस तरह की जो साइन है, मिसाल के तौर पर आपको जो है के तौर पर आपको लगता है कि आप एक काम करना है आपका, आपके ज़िम्मे है, ठीक है? लेकिन आप वो विल पावर जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं वो काम करने के लिए, ठीक है? तो आपको फ़ील होना चाहिए, आपको थोड़ी देर बैठ के, साँस लेकर, हम कहते हैं पंजाबी में कि थोड़ा-सा ठहराव पैदा करके, ठीक है? उर्दू में हमारे यहाँ है कि यार ठहराव पैदा करके आप चीज़ को देखें, एनालिसिस करें, इसकी वजह क्या है? जब आप ठहराव पैदा करेंगे, उस चीज़ को एनालिसिस करेंगे, वो कहते हैं कि डीप ब्रीथिंग करना, मेडिटेशन करना, ये क्यों ज़रूरी है? ये इन्हीं साइंस को इग्नोर करने के लिए, इन्हीं साइंस के अंदर जो हम कहते हैं कि इन्हीं साइंस को हेल्प आउट करने के लिए कि इन साइंस से हम निकलें, डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये जो कॉमन साइंस हमारे सामने नज़र आते हैं कि थका-थका महसूस करना, हम अपने आप को लेज़ीनेस फ़ील करते हैं, हम जो है वो बोलते नहीं हैं, कमगोई है हमारे अंदर, ठीक है? हम
हर वक्त अपने आप को जो है वो सैडनेस महसूस करते हैं, हर वक्त लगता है कि यार मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ हो गया है, ठीक है। तो ये जितने भी साइंस हैं, ये सारे जो है हमारे जहनी मिसाइल की तरफ लेके जाते हैं इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह आपको अंदाजा है कि आजकल बीइंग अ पाकिस्तानी अवाम के तनाजुर में देखा जाए तो हम लोग सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इवन के फैमिलीज को देख रहा हूँ आजकल हर जगह, हर घर की बात है कि हर बंदा मोबाइल का एक्सेसिव यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गई है। क्या ये हमारी जो एक साइकोलॉजिकल क्या कह लें एवोल्यूशन है उसको भी ये अफेक्ट कर रही है, हमारी खुद एतमादी को भी अफेक्ट कर रही है? या कभी बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो और आप अपने ब्रेन को तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जब आप सोशल मीडिया को बार-बार एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक पहला पर्सपेक्टिव है कि उससे क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं, सोसाइटी के अंदर क्या असरात आ रहे हैं, और दूसरा आपका जो पर्सपेक्टिव है कि हम अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, हमारी जो अपने टास्क हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे, हम डिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक है। जहाँ तक पहले हिस्से की बात है, देखें, बिल्कुल जो डब्ल्यूएचओ की ही रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, और उसके साथ यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 22% जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, ठीक है, उनके अंदर खुद एतमादी की जो एबिलिटी है वो खत्म हो गई है, उनके अंदर खुद एतमादी खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपना मोबाइल ऑन करते हैं, अपना मतलब जैसे ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लगते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं सोशल मीडिया, तो उनके सामने लग्जरियस, ठीक है, लाइफस्टाइल चल रहा होता है। उनके सामने जो है एक लग्जरी लाइफस्टाइल के अंदर खाना, ओढ़ना, पहनना, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, सब जो है वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रही होती है। ड्रीम्स में चल रहे होते हैं। सब चीजें ड्रीम्स के अंदर चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मोबाइल से वो अपने अंदर खुद की तरफ देखते हैं, तो उनके पास वसाइल की कमी कह लें, या उनके जो सर्कमस्टांसिस हैं, जिसकी वजह से वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो सोशल मीडिया है, इसका ज्यादा देर इस्तेमाल, जो टिकटॉक है, फेसबुक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आजकल के दौर के अंदर जिसका हमने इस्तेमाल कर दिया, मिसाल कोई भी चीज हमने की है, उसका आपने स्टोरी पे लगा दें, ठीक है, इसकी स्नैपचैट बना दें, आप स्नैप में भेज दें, आप क्यों? लोगों को दिखाने। अब मैं मिसाल को, मैं कई ऐसे लोगों को ऐसे बजाते खुद जानता हूँ, जो कि खुद में कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे आप उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं, तो उनके अंदर ऐसी हाई प्रोफाइल, ऐसा लग्जरी स्टाइल है, तो क्या है, आप उसको किसको शो करवा रहे हैं? आप खुद को, खुद एतमादी में आपने खुद को फील किया हुआ है कि नहीं, मैं कमजोर हूँ, मेरा जो स्टेटस है या मेरी जो वैल्यूज है वो इतनी एबल नहीं है, इतनी अहल नहीं है कि वो लोगों को दिखाई जा सके, ठीक है, जिसकी वजह से आपने अपना वो फेस है, फिर उससे क्या होता है, देखिए, आप फिर खुद ही, वो जो कहते हैं खुद ही खुद में कुड़ना, खुद से आप नफरत करना शुरू कर देते हैं। जब आप खुद से नफरत करते हैं, फिर आपके अंदर फैमिली के अंदर इश्यूज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि यार ये लग्जरियस लाइफस्टाइल चल रहा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना आपकी। एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ गई हैं, फिर आप चाहते हैं कि मैं वो गेन करूं अपनी जी, लाइफ में। जब आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेते हैं, फिर आप अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं, हाँ, ठीक है, आप अपनी फैमिली को तंग करते हैं, आप सोसाइटी के अंदर वो वाले काम करते हैं, जिसका हाँ, इलीगल काम करते हैं, जिसके तहत आपके पास वो पैसा आए, वो मनी ऐसे आए, ही वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स आए, ताकि आप सोसाइटी के अंदर वो स्टेटस अपना सकें। एक सरमाया परस्ती की एक सोच पैदा हो जाती है। बिल्कुल सरमाया। अब देखिए, आजकल बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया कि आज मैं भी ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने जो सरमाया परस्ती की जो कहते हैं कि बूस्ट है, उसको ज्यादा इन किया, हम्म। और उसके अंदर फिर टिकटॉक और जो सोशल मीडिया एप्स है, आप फ्री टू यूज है, कोई भी बच्चा यूज करे, क्या यूज कर रहा है क्या नहीं देख रहा, पेरेंट्स भी उस पर इग्नोर कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो है कह रहे हैं कि एक मनफी असरात पैदा कर रहा है सोशल मीडिया। बिल्कुल। अब उसकी वजह से हमें जो अफेक्ट नजर आता है माशरे में, वो जहरीले एक टॉक्सिक टॉक्सिक किस्म के रवैये हमें नजर आते हैं। और फैमिलीज में भी आपकी वाइफ, आपकी आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, वेन एवर दे आर फ्री, दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम नॉट इफेक्टिवली बट यूटिलाइजिंग फॉर कि यार सोशल मीडिया पे यार ये रील देख ली, ये शॉर्ट देख लिया, या अपना ये स्टेटस लगा दिया। वो जिस तरह आपने कहा कि अंदर एक खोखलापन है लेकिन अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक लग्जरियस लाइफ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब हकीकत में आते हैं तो बहुत लैग कर जाते हैं। तो ये टॉक्सिक रवैये जो पैदा हो रहे हैं माशरे में, एक तो इसके कॉजेज तो आपने बता दिए, अब ये पैदा हो चुके हैं, अब इसको जाहिर सी बात है रोकना एक चैलेंज है माशरे के लिए। तो इस पे अब क्या हिकमत अमली बनाई जाए कि इन टॉक्सिक रवैयों को विद इन फैमिली या विद इन सोसाइटी इनको खत्म किया जाए या किसी हद तक कर्टेल किया जाए?
ठीक है। अच्छा, जहां तक बात होगी है खत्म किया जाए, मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अलग है। देखिए जो हमारे मुआशरे में साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं उनसे मेरा बिल्कुल हटके है। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर आपको एक, अगर ज़ाते खुद आप मेरे पास आए हैं बतौर क्लाइंट, ठीक है, और आपको कोई जहनी मसला है, मिसाल के तौर पर आपको अपने पार्टनर के साथ टॉक्सिक रवैये की वजह से इश्यूज हैं, तो आप और आपका पार्टनर आएगा, डेट्स इट। तो हमारे यहाँ जो मौजूद साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपकी इंडिविजुअल थेरापीज करेंगे, आपका काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे और आपकी पूरी एक हिस्ट्री के साथ लेके चलेंगे। लेकिन मेरा सवाल इससे आगे शुरू होता है, वो ये है कि उसके बाद क्या? मैं, आप आएंगे मेरे पास, मैं आपको थोड़े टाइम के लिए या कुछ लिमिट्स के लिए आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन बाद में आप जा कहाँ रहे हैं? क्या आपने हर वक्त मेरे साथ रहना है? क्या हर वक्त मैं आपको गाइड करता ही रहूंगा? मतलब माहौल का बड़ा असर होता है, आप ये कहना चाह रहे जी बिल्कुल। अब आप देखें आप किस माहौल से आए हैं, अब जिस माहौल से आए हैं उसी माहौल में आप वापिस जाएंगे। हैं। अगर मैं आपकी काउंसलिंग भी कर दूं तो वापिस आपने उसी माहौल में जाना है जहां पर ये टॉक्सिक रवैये, टॉक्सिक रिलेशनशिप पैदा किए जा रही हैं। ये कैसे पैदा किए जा रहे हैं? मैंने आपको बड़ी मिसाल दी कि जो सोशल मीडिया है। अब देखिए सोशल मीडिया ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। इनके अंदर जैसा आपने अगला इससे जवाब भी आता है, जो आपने अगला सवाल किया कि इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो हमारे अपनी लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पर हम कंट्रोल्ड मीडिया यूज करें, ठीक है। अगर हम सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, कंट्रोल्ड लाइफस्टाइल जब हम अपनाएंगे, मिसाल के तौर पर हम हर चीज को कैलकुलेट करना है, मैनेज करना है कि मैंने कितनी देर सोशल मीडिया भी अगर मैंने इस्तेमाल करना है तो उसका कास्ट क्या होना चाहिए? हम्म। क्या वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट हो? हम्म। एंटरटेनमेंट के लिए और एक्टिविटीज भी तो की जा सकती ऐसे ही। है, जरूरत नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सोशल मीडिया को गुड कॉज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से अपनी रिसर्च बिल्डअप कर रहे हैं, वहां से अपना नॉलेज बिल्डअप कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो सेंसर्ड नॉलेज नहीं है, वो एक अनफिल्टर्ड नॉलेज है, गलत भी है, फेक भी है, सही भी है। अब आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है क्या चीज है, क्या गलत है। तो वही बात है कि कुछ चीजें मेरे और आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो बजाते साइकोलॉजिस्ट मैं आपकी तो थेरेपी कर दूंगा, आपकी तो काउंसलिंग कर दूंगा, लेकिन आपने वापस उसी मुआशरे के अंदर जाना है जहां से आप वो टॉक्सिक रवैये पैदा कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं वही बात करूंगा कि मैं तो अकेला नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। हाँ, अगर मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात अगर इसके ऊपर कोई सोच विचार करें, मिलके बैठें, तो हो सकता है इसका हल निकल आए, और उम्मीद है। हल तो हर चीज का होता है, अगर हम मिलके बैठेंगे तो हल निकल भी आएगा। तो अगर इंडिविजुअल लेंगे तो मैं आपकी थेरेपीज के साथ, आपकी काउंसलिंग के जरिए आपका ये मामला, आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ग्रुप थेरेपी, कपल थेरेपी होती है, उसके जरिए ये मामला हल करूंगा। लेकिन अगर आप एक कलेक्टिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहां पर ये रवैये डेवलप हो गए हैं, तो ये एक सिस्टमेटिकल वे के साथ ही हो सकता है।